कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म के बाद में हम आगे देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। देखिए, इनको हम 4 भागों में बांट देते हैं। एल्किल ग्रुप से संबंधित, एल्किल ग्रुप यानी कि RCOH, इस ग्रुप से संबंधित CH3COOH, इसकी अभिक्रिया होगी अधिकतर, यहां पे हम फोकस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH क्रियात्मक समूह से संबंधित अभिक्रिया है, उसको भी हम देखेंगे। ये जो है विकार्बोक्सिलीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन CO2 का निष्कासन होगा एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसमें OH और C के बीच में बंद विदलन ब्रेकिंग से संबंधित रिएक्शन है, जो अल्कोहल के समान होगी, जो एस्टरीकरण है, एस्टर का निर्माण से संबंधित रिएक्शन अभिक्रिया है। एमाइड का निर्माण है, जो अपने आगे पढ़ेंगे, ये उससे संबंधित अभिक्रिया होगी। और ये COOH में O और H के बीच में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उससे संबंधित अभिक्रिया जो है अल्कोहल एंड फिनॉल के समान होगी। जैसे सोडियम के साथ में रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन गैस देंगे, अल्कोहल भी हाइड्रोजन देते हैं, फिनॉल भी हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन इन सब में अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन गैस तो देंगे, लेकिन कौन सी फास्टली अभिक्रिया करेंगे, इसको अपने देखेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि एल्किल ग्रुप से संबंधित अभिक्रिया जो है वो एल्किल समूह प्रभावित होगा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण रिएक्शन आएगी, जिसको अपन HVZ अभिक्रिया कहेंगे। ये शॉर्ट नेम है, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। H से मतलब है हेल, वोलार्ड V हो गया, और जेलिंस्की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, किसमें? एल्किल समूह से संबंधित। इसके साथ ही विकार्बोक्सिलीकरण, ये मैं आपको एक परिचय बता रहा हूं। विकार्बोक्सिलीकरण एक तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में होगा। सोडा लाइम, देखिए सोडा लाइम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिश्रण होता है, उसको सोडा लाइम कहते हैं। और उसका जो अनुपात होता है 3:1 सोडा लाइम की उपस्थिति में हम डिकार्बोक्सिलेशन करें या विकार्बोक्सिलीकरण करें, तो एसिड का जो सोडियम लवण है उसमें से CO2 निकल जाएगी। इसके अलावा कोल्बे विद्युत अपघटन, दो मेथड ऐसे हैं जो विकार्बोक्सिलीकरण से संबंधित हैं। एक तो सोडा लाइम के द्वारा रिएक्शन और दूसरी कोल्बे विद्युत अपघटन। इसके अलावा एस्टर का निर्माण, एस्टरीकरण से कैसा होता है, एस्टरीकरण, एमाइड का निर्माण, वो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं एल्किल समूह से संबंधित जो रिएक्शन है कौन सी बताई? HVZ, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की जो रिएक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे। वो एल्किल समूह से संबंधित रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन, सबसे पहले वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उस पर जो जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। हम पहले देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह जो ध्रुवीयता ज्यादा होती है,
इसके कारण अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? एसिडिक। उसकी प्रवृत्ति के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। जो यहां पर जो धनावेश कार्बन के ऊपर उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए हाइड्रोजन एक प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, इसलिए उस व्यवहार को हम कहते हैं अम्लीय व्यवहार। ये रिएक्शन HVZ जो रिएक्शन है हेलोजन की प्रेजेंस में होती है, Cl2 या X2 कोई भी ले लें, फास्फोरस की उपस्थिति में यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी जगह Cl जुड़ जाएगा, रिप्लेसमेंट, क्योंकि एल्किल समूह से -HCl। इस रिएक्शन को अपन अगर टुकड़ों टुकड़ों में लिखना चाहें तो ये एक बार रिएक्शन हुई, एक Cl निकलेगा, दूसरी बार रिएक्शन कराएंगे, दूसरा निकलेगा, यानी कि हम 3 बार रिएक्शन कराएंगे, या हम उसको शॉर्ट में भी लिख देंगे तो ये हो जाएगा CH और यहां से ये Cl जुड़ गया, एक हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन निकल के Cl के साथ जुड़ गया, Cl ये क्या हुआ? क्लोरोएसिटिक एसिड कहलाएंगे क्योंकि Cl जुड़ गया। अब नेक्स्ट में हम उसी को वापस लिख दें, CH और ये Cl, क्लोरोएसिटिक अम्ल Cl2, वही -HCl P, अब दूसरे H का रिप्लेसमेंट हो जाएगा C, अब ये Cl एंड ये हो गया H, क्या कहलाएगा? ये डाइक्लोरोएसिटिक एसिड या 1,1 डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड हम कहेंगे। इसके बाद में इसकी रिएक्शन आगे और होगी, Cl Cl H OH प्लस Cl2 -HCl P, C Cl ये हो गया, क्या मिला? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, या अपन कहेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेनोइक अम्ल बना। इस रिएक्शन को ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्यों 3 बार कराई? क्योंकि इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, वो तीनों अम्लीय थे। 3 बार रिएक्शन हुई, कितनी बार? 3 बार होगी। और हमें ये किससे संबंधित है? एल्किल ग्रुप से संबंधित। ये एल्किल समूह पूरा का पूरा प्रभावित हो गया, इफेक्टेड हो गया। अब इस रिएक्शन को कहा जाता है HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। क्यों दर्शाई जाती है? तो कार्बोनिल समूह की ध्रुवीयता, पोलराइजेशन अधिक होने के कारण इससे जुड़े हुए जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसके कारण हेलोजन के द्वारा इनका प्रतिस्थापन आराम से इजीली हो जाता है। हम इस अभिक्रिया, इस रिएक्शन को शॉर्ट में लिखना चाहें, यानी कि आप ये तो समझ गए अपन को कैसे रिएक्शन हो रही है। हम अगर उसको देखें तो यहां पर हम Cl2 का उपयोग 3 बार हुआ, इसलिए उसको कह सकते 3Cl2। HCl भी 3 निकलेंगे, 3HCl माइनस हो गए और तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, तो हम इसको Cl ऐसे भी लिख सकते हैं। Cl3 ये भी लिख सकते हैं, Cl3 ये भी लिख सकते हैं। एकदम करेक्ट ये है, इससे थोड़ा कम ये, और नॉर्मली अगर लिख रहे हैं तो ये, लेकिन एकदम अगर एग्जाम में अगर लिखते हैं इसको लिखें तो बेटर होगा। प्लस 3HCl 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेनोइक कहलाएगा। अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होने के कारण हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये रिएक्शन अपने पूछने का तरीका क्या होगा? एथेनोइक
अम्ल की अभिक्रिया हेलोजन की आधिक्य में कराने पर। 3 नहीं लिखा है, लेकिन आपको यूं कहा कि हेलोजन की अधिक्य में कराने पर, या अधिक का मतलब ये 3 बार रिएक्शन होगी। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? HVZ, शॉर्ट में हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन कहलाएगी। एल्किल ग्रुप से संबंधित थी, इंपॉर्टेंट होगी इसमें। अब हम आगे देखें दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित थी पूरी। इसमें विकार्बोक्सिलीकरण, देखिए कई सारे ऐसे शब्द आएंगे। डी कार्बोक्सिलेशन, का मतलब यह है कि उस एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहीं आता है, हेलोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए हाइड्रोहेलो दे रहा है, इसका मतलब यह होता है माइनस HCl या HX बाहर निकल रहा है। विहाइड्रोजनीकरण इन्हीं में आपका उत्तर है। विहाइड्रोजनीकरण यानी कि अभिक्रिया के दौरान H2 निकल रहा है। निर्जलीकरण जल बाहर निकल रहा है, माइनस H2O। इनको कंफर्म कर ले अपने, बिल्कुल समझ ले। डिकार्बोक्सिलेशन CO2 निकलेगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन HX निकलेगा, विहाइड्रोजनीकरण H2 निकलेगा, निर्जलीकरण H2O निकलेगा। ठीक है, तो हम यहां पे पहले तो देख रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 का निकलना। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम देखें सोडा लाइम की उपस्थिति में रिएक्शन। सोडा लाइम, सोडा लाइम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड 3:1, 3:1 का ये जो मिश्रण होता है उसको हम सोडा लाइम कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसका सोडियम लवण, सोडियम यानी कि सोडियम के साथ आगे रिएक्शन कर रहे हैं अपन, तो मैं उसका सोडियम लवण के साथ में रिएक्शन, सोडियम लवण कैसे बनाते हैं? 2Na ये रिएक्शन होती है। ये फिनॉल भी ऐसी कैसी रिएक्शन दर्शाता है, ऐसी कैसी रिएक्शन एल्कोहल भी दर्शाता है। जब अम्ल की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये माइनस H2, 2CH3ONa। अब देखिए प्लस H2, ये एक रिएक्शन मैंने बताई, अभी अपनी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। ये क्या बना? मैं आपको क्या बता रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बना? सोडियम लवण। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण बना। ये तो अपना एसिड है, एथेनोइक अम्ल, और इसको अपन बोलेंगे सोडियम एसीटेट, एसिटिक अम्ल, और ये सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये रिएक्शन देगा CH3COONa। इसकी रिएक्शन सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस CaO के साथ कराते हैं, गर्म करते हैं उसको। तो यहां ये रिएक्शन विकार्बोक्सिलीकरण की है। देखो CH3 से ये एल्केन बनेगी, पहली बात तो CH4 यानी कि कार्बन वाला, ये तो बनेगा मेथेन, नंबर 1।
ये हाइड्रोजन यहां काम में आ गया। अब देखिए इसके बाद में ये CO2 ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ये प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल के, इसी को कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद में देखिए Na2 बचे हमारे पास में, ये Na2 और CaO जो Na2 जो है CO, ये जो CO2 निकल रही है ये पूरी इसके साथ में रिएक्शन करके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के रूप में ये बाहर निकल जाती है, यानी सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तो इस प्रकार से देखें कि जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तब हमें क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब हमें ये लिया है तो अपन को मेथेन मिलेगी CH4। इसके बाद में उसका जो दूसरा मेथड है, ये सोडा लाइम की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलीकरण की। दूसरी जो रिएक्शन है दूसरे प्रकार की इसकी, जिसको कोल्बे विद्युत अपघटन के नाम से जाना जाएगा। कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन में देखिए, इसको समझने से पहले इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन क्या होता है वो बता दूं। देखिए एक तो होता है रासायनिक सेल, केमिकल सेल, जैसे घड़ी में प्रयुक्त जो बटन सेल हैं, बैटरी में जो प्रयुक्त होते हैं वो सेल हैं, प्राथमिक सेल है वो सभी। इसमें क्या होता है बच्चों, आप ये याद रखें कि ये दो अर्ध सेल जोड़ के, जिसमें ये इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और यहां पर भी ये इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। रासायनिक सेल के लिए याद रखें आप लॉन, LOAN। देखिए L का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि ये वाला लेफ्ट हो गया तो ये राइट होगा, ठीक है। O का मतलब है उस लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीकरण होगा। A का मतलब है एनोड है वो छड़ जो काम करेगी वो एनोड का कार्य करेगी। और N का मतलब ये है नेगेटिव। ये अगर याद कर लिया तो ये समझ लेंगे और विद्युत अपघटन सेल भी समझ लेंगे। बिल्कुल देखिए लेफ्ट, इस पर ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ये एनोड कहलाएगा। तो यहां मैंने लिख दिया ये एनोड, और एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कौन से सेल में, रासायनिक सेल में। अब इसका विपरीत ये कैथोड कहलाएगा, राइट है वो, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। कौन से सेल में, रासायनिक सेल में। इसके बाद में एक नॉर्मली मैं रफली ये बता रहा हूं, ये लवण सेतु के रूप में कार्य करता है, ये उसमें सॉल्यूशन भरा देता है। जैसे ये जिंक की अगर छड़ है तो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन होगा, उसमें डूबा रहेगा। और ये कॉपर की छड़ है तो CuSO4 का सॉल्यूशन होगा। ये लवण सेतु है जो दोनों अर्ध सेल प्लस अर्ध सेल मिलकर एक पूर्ण सेल बनेगा। लवण सेतु में अमोनियम नाइट्रेट प्लस अगर का सॉल्यूशन होता है, जो दोनों तरफ ये इस तरह से जुड़ा रहता है, और तार के द्वारा ये इलेक्ट्रोड इस तरह से ये जुड़े रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ऑक्सीकरण होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, अर्थात इनका रिडक्शन होगा। तो करंट जो पैदा होगा वो इसके विपरीत में होगा। जो करंट, जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी।
ये अपने चैप्टर नंबर 3 में भी है। ये मैं एक प्रारंभिक प्रीलिम्स जो है उसका नॉलेज बताया कौन से सेल का, रासायनिक सेल। अब देख लीजिए उसका उल्टा, विद्युत अपघटन। अभी मैंने सिर्फ ये बता रहा हूं, अभी तो अपघटन पे अपन आई नहीं है, अभी तो सिर्फ ये नॉलेज ये बता रहा हूं। अपघटन सेल नंबर 1, अपघटन जो हो रहा है वो विद्युत अपन बाहर से देंगे तो ही होगा, यानी कि यहां पे विद्युत उत्पन्न हो रही थी, यहां खर्च होगी, देनी पड़ेगी तो ही प्रोसेस होगी। दूसरा, छड़ यहां पर होगी, दोनों छड़ जो धातु की हैं वो एक ही पात्र में होगी, दोनों यहां अलग अलग थी, अलग अलग उनका अलग रखना जरूरी था। इसके बाद में ये सॉल्यूशन है, एनोड तो इसको भी बोलेंगे और कैथोड इसको भी बोलेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां का जो इसका उल्टा है, तो एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा और कैथोड जो है वो नेगेटिव होगा। ये रासायनिक सेल और विद्युत अपघटन सेल दोनों में अंतर हो गया। इसके बाद में इस छड़ से हम विद्युत धारा अंदर की तरफ देंगे और यहां से भी हम विद्युत धारा अंदर की तरफ देंगे, तो यहां पर जो लवण है उसका अपघटन होगा। जैसे सोडियम एसीटेट लिया है, CH3COONA का जलीय विलयन है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन इसमें लिया है, तो इसका जब अपघटन होगा CH3COO- प्लस Na+, देखिए ये धनायन बना और ये ऋणायन बना। सोडियम एसीटेट का लवण का जलीय विलयन लिया था, तो एक एसीटेट आयन बना और दूसरा सोडियम। सोडियम क्या है, धातु है बिल्कुल, तो धनायन बनेगा और ये ऋणायन बनेगा। अब इस विलयन में से ये जो ऋणायन बना है वो किसकी तरफ जाएगा, विपरीत आवेश वाले की तरफ जाएगा, तो ये एसीटेट जो है वो एनोड के छड़ की तरफ जाएगा और धनायन जो है वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। यानी कि दोनों आयन अपने विपरीत आवेश वाले आयन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। किसके कारण, विद्युत धारा देंगे, जितनी अपन विद्युत धारा देंगे ये तेजी से जाकर और ये कैथोड की तरफ जाएगा। ये तो मैंने एक आपको नॉलेज बताया है। कोल्बे विद्युत अपघटन अभी आना बाकी है। ये रासायनिक सेल और ये विद्युत अपघटन सेल, इसमें एनर्जी क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही लवण का अपघटन होगा, लवण का वियोजन होगा। ठीक है।